में बिजली दरों में वृद्धि के सरकारी ऐलान के खिलाफ कई राजनीतिक दल और संगठन एकजुट हो गए हैं। एक सर्वदलीय कमेटी का धरना टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें बिजली आंदोलन की रणनीति तय की गई। जानकारों का कहना है कि सरकार हर महीने बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई में एक सर्वदलीय धरने का आयोजन टाउन हॉल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित हुआ, जिसमें बिजली की दरों में वृद्धि के सरकारी ऐलान के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग सरकार की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से विद्युत उपभोक्ता कंपनियों के हाथों लूटने को मजबूर हैं। अब पेट्रोल डीजल की तरह बिजली के रेट भी हर महीने बढ़ाने की तैयारी है, जिसका पूरी ताकत के साथ विरोध करना जरूरी है। प्रदेश में जिस तरीके से ऐलान हुआ है बिजली दर की वृद्धि का, और उससे बड़ा एक कुआदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जारी किया गया है नियामक आयोग की आड़ लेके, कि प्रति माह फ्यूल कॉस्ट में इजाफा किया जाएगा और जो विद्युत दर है उस आधार पर तय की जाएगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से पेट्रोलियम के मामले में ये पॉलिसी जब लाई गई थी, तो आज पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है। 125 के लगभग पेट्रोल है और 110-105 के लगभग डीजल है। ये बढ़ोतरी का कारण ये रहा, जब आप अगर प्रतिदिन के हिसाब से अगर कीमतों में इजाफा करेंगे या कमी करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होता है, तो दरें बढ़ती हैं। आज ये जो आदेश आया है, आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर संयुक्त मोर्चे के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, यहाँ पर हम लोग एक रणनीति बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये जो आदेश लागू करा है, जो कि जनविरोधी आदेश है, उसका कैसे हम लोग विरोध करें। इस सर्वदलीय धरने में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के एवं उनके समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। जबलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले और संभाग में कोविड रोकथाम अभियान शुरू करने के लिए शासन से 80,000 डोज मांगी गई है। इधर कोविड के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग सोमवार और मंगलवार 2 दिनों में मॉक ड्रिल करेगा, जिसमें संसाधनों की जांच परख की जाएगी। जबलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने जल्द ही जिले में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि जबलपुर संभाग के लिए शासन से 80,000 डोज मांगी गई है। चूंकि कोरोना के केस फिर सामने आने लगे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए लोग फिर सामने आने लगे हैं। इधर दूसरी ओर सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग मॉक ड्रिल के जरिए आपातकाल स्थितियों में जुटाए जाने वाले संसाधनों को जांचने और परखने का काम भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने वैक्सीन की डोज मांगी है शासन से, जिससे प्रिकॉशनरी डोज हम लोग लगवा सकें, क्योंकि लोगों की बहुत मांग आ रही है अब, क्योंकि इक्का दुक्का केसेस 3-4 केसेस कभी कभी आ रहे हैं, तो लोगों की ये मांग है कि वैक्सीनेशन किया जाए। शासन से हमने मांग की है, जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी हम टीकाकरण पुनः शुरू कर देंगे। कितना मंगाने का प्रयास? हमने संभाग के लिए 80,000 डोज मांगी है, जो शासन उपलब्ध कराएगा उसी अनुपात में हम इसको शुरू कर देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा का भव्य शुभारंभ सदर स्थित शिवाजी मैदान में हुआ। मुख्य अतिथियों द्वारा शांति का प्रतीक कबूतर छोड़े गए और गुब्बारे उड़ाकर इस प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इस दौरान बैंड दल द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। स्पर्धा का पहला मैच सेंट थॉमस और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में सेंट थॉमस की टीम ने सेकेंड हाफ में 2 गोल करके विरोधी टीम को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार आगाज शिवाजी मैदान में हुआ। मैच के पूर्व मुख्य अतिथि साही के प्रशासक कुलदीप बरार का स्वागत किया गया और उसके बाद मुख्य अतिथि को बैंड दल द्वारा सलामी दी गई। सलामी के लिए फिलहाल खड़े हुए इस वक्त साई के प्रशासक कुलदीप बरार।
इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और शांति के प्रतीक कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर स्पर्धा का शुभारंभ किया। आसमान की ऊंचाइयों की तरफ हवा के रुख के साथ जानता और ये देखें हमेशा की तरह कबूतर जो शांति और एकता के प्रतीक रहे हैं उन्हें भी दैनिक भास्कर फुटबॉल। उन्होंने दैनिक भास्कर के इस आयोजन की भरपूर सराहना करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। दैनिक भास्कर फुटबॉल स्कूल प्रतियोगिता जिसका आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है, मैं दैनिक भास्कर के पूरे परिवार को, जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जबलपुर में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है और एक यंग जनरेशन को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, मैं इसके लिए पूरे परिवार को, दैनिक भास्कर को शुभकामनाएं अपनी देता हूं और इस तरीके की प्रतियोगिताएं हर साल और हर जगह आयोजित करें, ऐसा मेरा मानना है और सभी को मेरी तरफ से बधाई। स्पर्धा का पहला मैच सेंट थॉमस और केंद्रीय विद्यालय GCF नंबर 2 की टीमों के बीच खेला गया। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया और पहले हाफ तक दोनों ओर से कोई गोल नहीं हुए। वहीं सेकंड हाफ में भी शुरू के 10-15 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 4 बार की चैंपियन रह चुकी सेंट थॉमस की टीम के साबित दास और हर्ष रजक ने एक गोल करके अपनी टीम को 2 गोल की बढ़त दिला दी और ये बढ़त अंत तक बरकरार रही और इस प्रकार सेंट थॉमस ने 2 गोल से मुकाबला जीतकर स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश किया। नौका तारा और दास हैं, साबित दास, साबित छोटा लेकिन कमाल का प्रदर्शन। सेंट थॉमस वर्सेस KB नंबर 2 के मध्य खेला गया, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। आज के मैन ऑफ द मैच सैम को मिला और बहुत ही अच्छा है ये टूर्नामेंट, हमें आगे जाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैच के समापन पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पीड़ित मानवता और समाज सेवा का कार्य करने वाली संस्था प्राइड ग्रुप के नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्राइड ग्रुप के नए पदाधिकारियों और सदस्यों ने सेवा कार्यों को समर्पण भाव के साथ करने की शपथ ग्रहण की। पीड़ित मानव और समाज सेवा के कार्य करने वाली संस्था प्राइड ग्रुप के नव नियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्राइड ग्रुप के नवनिर्वाचित अध्यक्ष परमजीत सिंह कलसी सहित सभी नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को ग्रुप के संरक्षक SP दत्ता ने शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण करने के पश्चात नवनियुक्त अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों ने समर्पण भाव से सेवा कार्य करने की बात कही। मैं ग्रुप के उद्देश्यों को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं ग्रुप की उन्नति के लिए सदा कार्यरत रहूंगा।
इस कार्यक्रम में हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जैसे किसी संस्था को एक अलमारी प्रदान की हम लोगों ने, किसी संस्था को बर्तन दिए हैं, किसी एक संस्था को हम लोगों ने दरियां प्रदान की हैं। इसके अलावा हमारा जो वर्ष भर चलने वाला प्रोजेक्ट है, हम लोग हर कन्याशाला में, हमारा टारगेट है कि हर कन्याशाला में हम एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन प्राइड ग्रुप की तरफ से मुफ्त में लगाएंगे। हम 16 वेंडिंग मशीनें लगा चुके हैं। आज हमारे प्राइड ग्रुप के सदस्य श्री राजेश नंदवानी जी और ब्रजेश सोहानी जी द्वारा 11 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें प्रदान की गई हैं, जिसको हम विभिन्न अलग अलग शालाओं में आने वाले समय में लगाएंगे और इस तरीके से आज हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष राकेश महाजन को सम्मान पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुरु सिंध सभा के अध्यक्ष हरपाल सिंह भाटिया बतौर अतिथि मौजूद रहे। लघु काशी के नाम से विख्यात गोंडवाना कालीन देव तालाब रख रखाव के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि तालाब के आसपास फैली गंदगी की वजह से तालाब का पानी भी दूषित होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण के प्रति प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक देवताल तालाब, जो कि लघु काशी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान समय में दुर्दशा का शिकार है। हालात ये है कि यहाँ पर साफ सफाई का अभाव होने की वजह से तालाब के किनारे और पानी में काफ़ी गंदगी जमा हो गई है, जिसके कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होने लगा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि गोंडवाना कालीन इस तालाब के रखरखाव के प्रति अनदेखी किए जाने से न केवल तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है, बल्कि मंदिरों का अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि मंदिरों की देखरेख के प्रति भी उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है। और इसका प्राचीन नाम लघु काशी है। ये गोंडवाना साम्राज्य के समय का निर्मित तालाब है और इस तालाब की खूबसूरती है कि चारों तरफ से मंदिर निर्मित हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन वर्तमान में तालाब का जो पानी है बड़ा गंदा है और प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तालाब में एक फुहारा लगा दिया जाए और उसके तालाब की रखरखाव किया जाए पानी का, जिसके साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर जवारे विसर्जन किए गए। यही देख रहे शुरू से ऐसा ही है। अभी ये मंदिर अंदर हुए हैं, सब भक्त लोगों ने किए हैं। जो भी भक्त आ जाता है तो सहयोग कर देता है, वरना यहाँ तो गंदगी रहता ही है। और जितने भी हैं जो सब भक्त लोग, हम यानो और भी 2-4 जो 6 सुबह आते हैं। तालाब की क्या हालत है? तालाब की यही हालत है। अभी जैसी देख रही है, अभी बीच में जो पत्ता साफ हुए थे वो फिर हो गए। गंदगी वगैरह है? गंदगी है ही। अभी वहाँ देखो घाट में वहाँ पे है, पुल के पास है। स्थानीय रहवासियों ने ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किए जाने की मांग की है। जबलपुर में शराब दुकानों को लेकर लगातार हो रहे विरोध के मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार ने आहतों को बंद कर शराब की 25% बिक्री कम कर दी है। जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब दुकानों का विरोध होने के मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि शासन ने बड़ा फैसला लेकर आहतों को बंद करवा दिया, जिससे शराब की बिक्री पर भी असर पड़ा है और पूरे मापदंडों का पालन करते हुए जनता को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ही कदम उठाए जाएंगे। शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला हमने किया है कि शराब के दुकानों के साथ जो अहाते थे 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं और उनको बंद करने का परिणाम ये कि लगभग 25% बिक्री में कमी आ गई है। हम पूरे मापदंडों का पालन करते हुए जनता को कहीं कोई असुविधा है तो उसका ध्यान रखते हुए ही कदम उठाएं। मानस भवन के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उसके बाद भोपाल जाने के लिए डुमना एयरपोर्ट रवाना हो गए। कुंडम और बरगी पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 फरार आरोपियों सुमित और सुरेश कनौजिया की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 62 बोतल बियर सहित बड़ी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब के पाव जब्त किए हैं।
कुंडम पुलिस के अनुसार जमुनिया तिराहे के पास स्थित एक खेत में मिथुन गोंटिया की झोपड़ी में दबिश देकर 62 बोतल बियर और 23 अद्धी 170 पाव अंग्रेजी और 50 पाव देशी शराब जब्त की है। वहीं बरगी पुलिस ने बहोरी पार निवासी प्रकाश काछी के घर दबिश देकर 250 पाव देसी शराब 44 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से पिछले 2 माहों से लापता एक व्यक्ति का शव पुलिस ने एक नाले के अंदर से टुकड़ों में बरामद किया है। युवक की गुमशुदगी फरवरी माह में थाने में दर्ज कराई गई थी, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने युवक की हत्या कर शव के टुकड़े कर नाले में फेंक देने की घटना कबूल की। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र धनवंतरी नगर से 2 माह पहले लापता हुए एक 31 वर्षीय युवक का शव रविवार को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को एक नाले के अंदर टुकड़ों में शव बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या करके शव के टुकड़े करने के बाद नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 माह पहले धनवंतरी नगर निवासी अनुपम शर्मा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कुछ संदेहियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान हत्या कर शव के टुकड़े करने के बाद नाले में फेंकने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया है। बीती रात एक संजीवनी नगर में एक शव मिला है, जिसको अभी संदिग्ध माना जा रहा है। उसकी हालत को उस पर अभी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच जारी है। शीघ्र ही उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी होता है, वो आपको अवगत करवाए। प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है कि उनका किसी के द्वारा हत्या की गई है और जिस पर से अभी शव की शिनाख्त अभी की जा रही है। शीघ्र इस मामले का जो भी निष्कर्ष है वो आपको बताया जाएगा। इस पूरे मामले का पुलिस जल्द खुलासा करेगी। फिलहाल पुलिस मृतक की शनाख्ती और प्रकरण की विवेचना में जुटी हुई है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से जबलपुर के मौसम में भी एकाएक बदलाव देखा गया। रविवार की शाम को तेज हवाओं के साथ कुछ देर झमाझम बारिश हुई और कई स्थानों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि धूल भरी तेज हवाओं की गति लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। रविवार की देर शाम जबलपुर शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई दिया, जहां पर पहले एक धूल भरी तेज हवाएं लगभग 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली, तो वहीं उसके बाद तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि तेज बरसात कुछ देर बाद हल्की बारिश में बदल गई और मौसम में भी थोड़ी ठंडक महसूस की जाने लगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हुई है। अभी दिन में बहुत सारी इधर गर्मी, पूरे धूप थी, महसूस की गई और इतनी गर्मी थी इधर पे। उसके बाद जब तूफान आया तो ऐसा लगा कि बहुत थोड़ी देर के लिए कि बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, मगर उतना नहीं हुआ। लगा एहसान था कि पानी गिरा थोड़ा और ठंडा मौसम हो गया। धूप देखते हुए किस तरीके से चिलमिला रही थी शाम को, लेकिन जो हवाएं चली, अल्लाह का फजलो करम है, आज मौसम पानी गिर गया, उसके बाद लाइट गोल हुई और आज मौसम आप देख रहे हैं कितना ठंडा हो गया है। ये रोज़दारों की दुआओं का असर है जो आज ये ठंडा मौसम हो रहा है। मौसमविदों ने बताया कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं इस दौरान कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय सरकार और न्यायालय के बीच सेतु का कार्य करता है, इसका बेहतर होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कानूनविदों और न्यायमूर्तियों से आह्वान किया कि न्याय व्यवस्था का ऐसा मॉडल तैयार करें ताकि गरीब जनता को आसानी से न्याय मिल सके। 35 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट के सामने बनने वाले महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों हुआ। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ एवं पूर्व न्यायाधिपति राजेंद्र मेनन सहित बड़ी संख्या में कानूनविद कार्यक्रम में मौजूद रहे।
प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई गैर जरूरी कानूनों को निरस्त कर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति एवं विवाद निवारण समितियां बनाकर न्याय व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की है। हमने पैसा मिला के गाँव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, क्योंकि पैसा के नियमों में इसका प्रावधान है कि हर छोटा मोटा मामला थाने में क्यों जाए, पुलिस FIR क्यों लिखे। गांव के लोगों की एक समिति होगी, वो बैठेगी और विवाद निपटाएगी, और विवाद ना निपटे तो फिर FIR। और मुझे बताती प्रसन्नता है, ट्राइबल क्षेत्रों में विवाद और शांति निवारण समिति ने कई मामले गांव में ही निपटा दिए। ये मेरे लिए भी प्रेरणा की है, और सच में मुझे और ये लगा कि अगर हम लोगों की ताकत पहचाने और उन्हें अधिकार संपन्न करें तो चमत्कार हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के पाठ्यक्रम हिंदी में भी प्रारंभ कराए गए हैं, जिनका बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने न्यायाधिपतियों एवं कानूनविदों से आह्वान किया कि ऐसा मॉडल तैयार करें ताकि गरीबों को आसानी से न्याय मिल सके और कोर्टों में लंबित केसों का बोझ कम हो सके। अंग्रेजी को सब नहीं जानते, बड़ी संख्या में जानते। मैं आपको केवल एक उदाहरण ज्यादा समय नहीं दूंगा। पिछले साल 2 साल हो गए, एक बच्चा मेरे पास आया जिसका मेडिकल में एडमिशन हुआ। 1 साल का उसको पढ़ाई छोड़ी, मुझे मिला अपने नारा का, बेटा बात क्या है, तुम्हारा नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। उसने जो बात कही वो आज मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा, मामा मैं तो सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़ा, जब मैं क्लास में गया वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती थी, तो अंततः परेशान होके मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोड़ के चला। और तब हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हम हिंदी में भी देंगे और हिंदी के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हमने मध्य प्रदेश। तो कुल मिला के सबके समझ में आए, उस दिशा में प्रयास हमारे हाईकोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी भाषा हिंदी भाषा में भी न्याय होने लगा। तो ये चीजें न्याय को जनता के और निकट पहुंचाने का काम करेगी। बहुत लंबी बात करने के बजाय मैं तो सचमुच में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर हमको यहाँ की परंपरा, यहाँ के जीवन मूल्य सचमुच में गौरव करने के लायक है। सुप्रीम कोर्ट के जज J.K. महेश्वरी ने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर अमल कर व्यक्तित्व विकास का सृजन करने का आह्वान किया। विवेकानंद जी का एक विचार और महात्मा गांधी का एक विचार, दोनों के विचार मुझे पढ़ने को मिले। विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों में, नसों में, आपके शरीर के हर हिस्से में इस विचार को भरकर देखो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का किया। बिल्कुल इसकी पैरोडी पे उन्होंने कहा, अपने विचारों को ध्यान से देखें क्योंकि वे आपके शब्द बन रहे हैं। अपने शब्दों को प्रतिबंधित करें और देखें क्योंकि वे आपके कार्य बन रहे हैं। अपने कार्यों पर विचार करें और उन पर न्याय करें क्योंकि वे आपकी आदत बन रहे हैं। अपनी आदतों को पहचानें और उन पर नजर रखें क्योंकि वे आपके मूल्य बन जाएंगे और अपने मूल्यों को समझें और अपनाएं क्योंकि वे आपकी नियति बन जाएंगे। इस 2 विचार पैरेलल महाधिवक्ता कार्यालय में नवसृजन का संकेत है।
महाधिवक्ता कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने अतिथियों को बताया कि 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 8 मंजिला भवन कार्यालय में कई विशेषताएं होंगी। वास्तव में ये न केवल संस्कारधानी जबलपुर के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरव के क्षण है और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सन 1956 के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद और अपने जबलपुर को नवीन महाधिवक्ता कार्यालय के भवन की सौगात प्राप्त हो रही है और प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी के द्वारा और अपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान रवि मलिमठ जी, श्रीमान राजेंद्र मेनन जी, सभी के आशीर्वाद से यह भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये प्रस्तावित भवन 8 मंजिला है और इसकी अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपए की लगभग है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार अभिनंदन किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों को भरोसा दिलाया कि उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। महाधिवक्ता कार्यालय से मानस भवन जाते समय रास्ते में नौदरा ब्रिज के पास भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने सीएम का जोरदार अभिनंदन किया। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने लाडली बहना योजना के लिए शिवराज सिंह चौहान पर फूलों की वर्षा की। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सबको भरोसा दिलाया कि बहनों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? पैसा अगर हाथ में होता है तो पूछ परख भी बढ़ती है, जरूरतें भी पूरी होती है और मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ती है। और बहनों की इज्जत और सम्मान बढ़ाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। अगर बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए ये हमने महिलाओं से आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के मानस भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों से प्रदेश के विकास को लेकर संवाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश लगातार प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता, बिजली उत्पादन, सड़कों का निर्माण, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक समय प्रदेश का बजट जो 5,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान मानस भवन प्रांगण में आयोजित प्रबुद्ध जन से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जो कभी बीमार राज्य की श्रेणी में आता था, वो मध्य प्रदेश अब विकास की प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश के प्रबुद्ध जनों को प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनाते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास की एक लंबी छलांग लगाई है और प्रदेश का बजट जो कभी 5,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 3% से बढ़कर 4.6% पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि चाहे सड़क निर्माण की बात हो या फिर बिजली उत्पादन और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने की बात, सभी क्षेत्रों में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई गई हैं। सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 46 लाख हो गई है। अनाज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश ने हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि एक वक्त प्रदेश में डकैत समस्या, सिमी का नेटवर्क और नक्सलवाद का बोलबाला था, लेकिन आज मध्य प्रदेश में पूरी तरह शांति का माहौल है। उन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा के लिए बेहतर योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा रही हैं।
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने उद्बोधन के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया और कहा कि लाडली बहना योजना से परिवार और समाज में बहनों का सम्मान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश कई मामलों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश का नंबर आता था, मध्य प्रदेश कहलाता था बीमा रूट। आप में से कई लोगों ने सुना होगा जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, मध्य प्रदेश की गिनती होती थी बीमारी का, और वह बिहार आता था, उत्तर प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश आता था। हम लोग बीमा रूट थे। हमारा नंबर कभी लगता था अर्थव्यवस्था के साइड में भी 28वां, 29वां, 30वां, लेकिन मध्य प्रदेश पहली बार टॉप 10 राज्यों की जमात में शामिल हो गया। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान 3% के आसपास होता था। पिछले साल हमारा योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। 4.6%। और ये ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे सुनियोजित रणनीति रही है। अब आप बताओ, सड़क के बिना कोई विकास की कल्पना कर सकता है? हमारे, मैं कहता हूं, जो जवान भांजे भांजी है उनको तो पता नहीं उस जमाने की रोड है। जबलपुर से अगर भोपाल जाते थे तो क्या हाल होता था, रीवा चले जाओ तो क्या हाल होता था। गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा, गड्ढा में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हट्टा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर बोले। आप में से याद होगा कई बार जब फसल कट जाती थी तो गाड़ी खेतों में चलती थी, सड़क छोड़ देते थे, खेतों में गुलाबी हो जाते थे क्योंकि सड़क से अच्छे खेत होते थे। और उस समय हमने संकल्प किया कि सड़कें तो ठीक करना, बिना सड़क के समृद्धि आ नहीं सकती। आज मुझे बताते खुशी है, 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हमने बनाई है। 4 लाख किलोमीटर। आज रिंग रोड की बात हो रही थी, जबकि 3,500 करोड़ का तो यही है। हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड अगर कहीं बन रहा है तो संस्कार धानी में बन रहा है, आपके नगर में। आप चारों तरफ से देखिए, शानदार हाईवे से आज मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अब इससे संतुष्ट नहीं है। नर्मदा एक्सप्रेस वे मेरा ड्रीम है, हाँ, और मैं पूरा करके रहूंगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश को चीरते हुए एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसकी पूरी कल्पना हो गई है, डिजाइन पूरी बन रही है, पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है। और ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल स्टेट, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, टाउनशिप, व्यापार बढ़ाने के अपने अलग स्थान, उसको विकसित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे जो जबलपुर से होकर गुजरेगा, दूसरा विंध्य एक्सप्रेस वे, तीसरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत है, जिसमें पश्चिम मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा है। मुख्यमंत्री के संवाद के पूर्व राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज आर्थिक समृद्धि और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसका अपना सांख्यिकी विभाग बना हुआ है। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि प्रदेश के विकास में सहभागी बने। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, एक क्लब ऑफ रोम करके एक संस्था है। वो क्लब ऑफ रोम पिछले 60 सालों से लगातार विश्व के विकास के संदर्भ में विचार करती रही है, सोचती रही है कि कैसे विकास का मॉडल खड़ा किया जाए। हम लोगों ने सुना यहाँ पे जो कृषि का उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश, आप जानते हैं, चावल के क्षेत्र में, पैडी के, वीट के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार जो बासमती का प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में, वो अब आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण स्थिति पर हमारा प्रदेश आ रहा है, जिस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विचार हो रहा है कि विकास कैसा होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले में चल रही बड़ी परियोजनाओं और विकास कार्यों को मंच के माध्यम से प्रबुद्ध जनों के सामने रखा। जो महत्वपूर्ण सड़कें, बड़ी परियोजनाएं हमारे यहाँ
रोड सेक्टर में है, उसमें जबलपुर के रिंग रोड से हम सभी अवगत हैं कि 3,500 करोड़ से 118 किलोमीटर की एक सर्कल जबलपुर को घेरेगा और इसी के अंदर भेड़ाघाट से सीधी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी को भी आगे शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हब की भी स्थापना इसी प्रोजेक्ट में शामिल है और जो ये रिंग रोड जा रहा है ये सीधे सीधे 170 गांव को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और इस रिंग रोड के बनने से जो जबलपुर का अभी क्षेत्रफल है शहर का, उसमें 456 वर्ग किलोमीटर और जुड़ने की संभावना होगी, जिससे भविष्य के विकास की संभावना, उसका सोपान यहाँ पे खुल जाएगा। कार्यक्रम में विधायक अशोक रोहाणी, विधायक सुशील तिवारी इंदु, सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अजय विश्वनोई, नंदिनी मरावी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।